राधे राधे। एपिसोड 288 माई ट्विन प्रिंसेस। अंश ने जब सोना के पेट को अपने हाथ से महसूस किया तो इसकी भौहें तन गईं। उसने हैरानी से सोना को देखा। क्या ये सच है? सोना ने कहा। डू यू नो अबाउट दिस? अंश ने सोना को देखा और हैरानी से कहा, तो क्या सच में ये सच है? आई मीन, इज दिस माइन? सोना नहीं में सिर हिलाया। अंश के चेहरे की चमक गायब हो गई। उसने सोना के पेट से अपना हाथ हटा लिया। सोना ने उसके फीके पड़े चेहरे को देखा और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, यह हमारे हैं, हम दोनों के। दे आर ट्विंस अंश। सोना ने कहा तो अंश ने हैरानी से उसे देखा। ट्विंस? सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश को उसके सपने याद आने लगे जब उसने ना जाने कितनी ही रातों उन बच्चों को अपने सपने में सोना के साथ देखा था। उनकी तारों सी नीली आंखें और उनका मासूम चेहरा। अंश चाहकर भी उन्हें कभी नहीं भूल सकता था। वो उसके बारे में बिना जाने उनसे कनेक्टेड फील करता था। उसने कहा, ये दोनों वही हैं। तुम जानती हो, मेरे सपने में हर रोज़ 2 बच्चे आते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी की तरह से नीली होती हैं। तुम कहती थी वो दोनों मेरे अमानत हैं जिन्हें तुमने संभाल कर रखा है। कुछ वक्त पहले मुझे तुम्हारा हॉस्पिटल रिपोर्ट मिला था जिसमें मुझे पता चला इनका सर्वाइव चांसेस बहुत कम था। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे लगने लगा जैसे मुझसे बहुत छूट गिरा हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम मुझे नहीं मिली। पर जब मैंने तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में देखा तो ना जाने क्यों मुझे अपने अंदर कुछ अलग सी खुशी महसूस हुई। तुम जानती हो, मैंने कई बार कोशिश की यह जानने की जो बच्चे मेरे सपने में आते थे वो सच है या नहीं। एक बार के लिए मुझे लगा शायद तुमने अबॉर्ट। उसने कहा तो सोना उसे हैरानी से देखने लगी। उसने कहा, आप ये? अंश ने देखा सोना बस रोने ही वाली है। उसने झट से उसे अपनी आगोश में ले लिया और कहा, हे, मैं नहीं जानता था कि तुम। सोना ने उसके सीने पे मारते हुए कहा, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं हमारे बारे में? हमारे पास एक यही तो निशानी है हमारे प्यार की, हम इसे कैसे खोने देते? अंश ने उसे हाथ को पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ जंगली बिल्ली, देखो तुमने अपने पंजे मार दिए। उसने कहा तो सोना उसे सुबकते हुए देखने लगी। अंश ने अपने सीने पर लगे हल्के से खरोच के तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मुझे यहाँ लगी। सोना ने कहा, आई हेट यू। उसने कहा और खड़ी हो गई। उसने अंश के अपने लिए इस तरह अपने सोचने से बहुत दुख महसूस हो रहा था। भले ही उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी पर इस तरह उसे सोचना नहीं चाहिए था। उसने अपने आंसू साफ किए और बाहर की तरफ देखने लगी। तभी उसे अपने पेट पर अंश के गर्म हाथ महसूस हुए। अंश ने उसे पीछे से हक कर लिया था। वो उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर बोला, क्या तुम इसी तरह रो रो कर मेरी दोनों प्रिंसेस को अपनी तरह क्राई बेबी बना दोगी? सोना ने आंसू साफ करते हुए कहा, नो, दे आर नॉट योर प्रिंसेस, दे आर माई प्रिंस। अंश ने कहा, और तुम मुझे ये बताने वाली ये होती कौन हो? आई वॉन्ट बोथ माई प्रिंसेस लाइक मी एंड नॉट लाइक यू। उसने ये कहा ही था कि अंश को सोना के पेट पर हलचल महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, मैंने कुछ फील किया। आर दे मूविंग? उसका ऐसा शॉक रिएक्शन देखकर सोना मुस्कुराई। उसने कहा, यस, दे आर मूविंग। हम तो हर रोज़ ये फील करते हैं। वाओ! अंश ने अमेज्ड होकर कहा और अपने दोनों हाथों को सोना के पेट पर घुमाने लगा। सोना को उसके ऐसे छूने से गुदगुदी फील हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अंश, व्हाट आर यू डूइंग? आई फील टिकलिंग। अंश ने कहा, आई वॉन्ट टू फील देम मोर। पर अब उसे कोई मूवमेंट फील नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, आई कांट फील नाउ।
सोना उसकी तरफ पलटते हुए बोली, अब बाद में इन्हें फील कर लेना, हमें बहुत ठंड लग रही है। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और उसे आग के पास ले आया। सबसे पहले वो खुद बैठा और सोना को अपने गोद में लेकर बैठ गया। सोना अपने हाथ आग के आगे करके आग से सेकने लगी और अंश फिर से अपना हाथ सोना के पेट पर रखकर बच्चों को फील करने लगा। अचानक से उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। देव साहब, तुम जो कोई भी हो, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। सोना अंश के ऊपर लीन हो गई और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अंश। अंश उसी तरह से में जवाब दिया। हमें और कब तक यहाँ रुकना होगा? अंश ने कहा, पता नहीं, शायद कल सुबह तक। मैं भी इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सोना उसकी तरफ पलट गई और बोली, अगर हम कभी यहाँ से बाहर ना जा पाए तो? अंश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुबह तक हमारे चाहने वाले बहुत से लोग यहाँ तक कैसे न कैसे पहुँच जाएंगे। सोना उसे देखने लगी। अंश ने उसकी पलकों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा चलो सोते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। तुम्हें उठाते उठाते मैं भी थक गया, मुझे बहुत नींद आ रही है, उसने कहा और सोना को अपनी बाहों में भरकर घास की चादर पर लेट गया। सोना उसके चेहरे को देखती रही। अंश ने आंखें बंद किए ही कहा, स्टॉप स्टेरिंग मी, आई नो आई एम हैंडसम। सोना ने गाल लाल हो गए। अंश ने उसके माथे पर किस किया और उसकी पलकों पर किस करते हुए कहा, सो जाओ। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश भी उसे देखते हुए नींद के आगोश में चला गया। बहुत दिनों बाद वे दोनों सुकून की नींद ले रहे थे। दिल्ली। दीप पीहू को लेकर घर के अंदर आ गई। जैसे ही वे दोनों हॉल में पहुंचे, दीप की नज़र सोफे पर बैठी शिवी पर पड़ी, जो अपने फ़ोन पर पीहू को ही कॉल कर रही थी। पर पीहू का फ़ोन तो जल्दी जल्दी में सम्राट के कार में छूट गया था। शिवी ने जब दीप और पीहू के साथ में देखा तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। वो झट से सोफे से खड़ी हो गई। वो पीहू को इसलिए तो बार बार कॉल कर रही थी ताकि वो बता सके कि दीप वापस आ रहा है। पर पीहू इतने गुस्से में थी कि उसने अपना फ़ोन साइलेंट पर रख रखा था और ऐसे ही छोड़ दिया। दीप ने आते ही पीहू के हाथ को झटक कर छोड़ दिया और उसके सामने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। उसने कहा, जाओ अपने कमरे में, जाओ। जब तक मैं नहीं कहूँ तुम बाहर नहीं आना। बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीहू एकदम शांत सी खड़ी थी। उसने दीप की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दीप जोर से चिल्लाया, मैंने कहा कमरे में जाओ। इस बार दीप की तेज़ आवाज़ से पीहू चमक गई। वह चौंक गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से दीप को देखा और कहा, भाई मेरी बात। लेकिन दीप ने अपना हाथ दिखाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, तुम अभी कमरे में जाओ। शौर्य नालंदा को लेकर आ गया। उसने कहा, दीप तू उस पर चिल्लाना बंद कर। एक बार तूने पीहू की बात सुन लेनी चाहिए। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है सम्राट सच में। दीप शौर्य की तरफ मुड़ा और बीच में बोला, शौर्य तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए बीच में मत पड़ो। सम्राट ने इसका ब्रेन वॉश किया है। तुम जानते हो ना वो कितना घटिया इंसान है। मैं पीहू को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता। वो अभी बच्ची है। तभी पीहू चिल्लाते हुए बोली, मुझे बच्ची कहना बंद करो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मैंने सम्राट से शादी की, पर भाई इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किया। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं खुद उसके पास गई थी शादी के लिए। तभी पीहू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लगी। पीहू हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। दीप ने खींचते हुए कहा, शट अप पीहू, एक और लफ्ज़ नहीं। तुम कुछ नहीं जानती इसके बारे में। वो तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं है। तो कौन अच्छा है? वो विवेक।
आप कुछ नहीं जानते भाई, उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। आई हेट यू भाई, पीहू ने कहा और कमरे में भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो लड़की खिड़की के पास आ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ पड़ी। सम्राट अब भी उसी तरह कार के पास खड़ा था। सबके जाने के बाद भी सम्राट उसी जगह पर खड़ा था। पीहू ने जब उससे के लिए कहा था कि हाँ वो भी उससे प्यार करता है, तब वो यह कह नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके मुंह से आखिर कुछ भी क्यों नहीं निकला। क्या उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? उसे पता नहीं था उसे क्या करना चाहिए। वो अपने दिल में उठ रहे बेचैनी को संभाल नहीं पा रहा था। वो पलटकर जाने ही वाला था क्योंकि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने सीधा पीहू को खिड़की की तरफ देखा। पीहू के कमरे की लाइट ऑन थी, जिससे सम्राट उसे साफ साफ देख पा रहा था। सम्राट उसकी आंखों में नमी के साथ एक उदासी को देख पा रहा था। वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने बेबसी से अपना सर हिलाया और मुड़कर कार में बैठकर चला गया। हाल में शौर्य ने दीप पर गुस्सा करते हुए कहा, दीप तू पागल हो गया है? तू पीहू पर हाथ कैसे उठा सकता है? वो तेरी छोटी बहन है। नालंदा ने कहा, हाँ दीप, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है सम्राट सच में बदल गया हो, और वो अगर बदलना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? हर किसी को लाइफ में दूसरा मौका मिलता है, जैसे तुम लोगों ने मुझे दिया। मैंने ये नहीं कहती कि तुम सम्राट पर भरोसा करो, पर तुम एक बार सम्राट के बारे में सोचो। धोखे से खाए धोखे के बारे में जानकर वो बिल्कुल अकेला है। उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत है। तुम एक बार पीहू की खुशी के बारे में सोचो। पर दीप ने गुस्से में कुछ भी नहीं सुना। उसने कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए तुम्हारा थैंक्स शौर्य। अब तुम दोनों जा सकते हो। शौर्य ने एक बार फिर से कुछ कहने की कोशिश की। दीप एक बार ठंडे दिमाग से इस बारे में सोच। तभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ। पर तुम पीहू से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। इनफैक्ट तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। शौर्य नालंदा को लेकर बाहर आ गया। उसने उसे कार में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी नंदू, ये सब मुझे समझ नहीं आता सम्राट ऐसा क्यों कर रहा है। पीहू दीप की जान है और दीप कभी भी पीहू को सम्राट के पास जाने नहीं देगा। नालंदा ने कहा, पता नहीं, पर मुझे लगता है पीहू और सम्राट के साथ दीप गलत कर रहा है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। शौर्य ने गहरी सांस ली। इधर दीप आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया और गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगा। शिवी उसे दूर से खड़ी होकर देख रही थी। दीप का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जाए और कुछ बोले। उसे याद था दीप का गुस्सा बहुत कम ही आता था, पर जब भी आता था वो किसी को भी नहीं सुनता था। क्या करूं मैं इस लड़की का? समझ नहीं आता। मैंने ऐसे होने कैसे दिया? तभी उसने शिवी को देखा। शिवी ने उसको खुद को देखते पाया तो वो घबरा गई, क्योंकि अभी अभी उसने दीप का गुस्सा पीहू और शौर्य पर फूटते हुए देखा था। उसने डर की वजह से अपनी लार निगल ली, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि दीप का गुस्सा अब उस पर फूटने वाला है। उसका सोच भी सही निकला। दीप उसे देखते हुए खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। उसने कहा, तुम जानती थी ना इस बारे में? शिवी डर की वजह से अपना कदम पीछे लेने लगी, पर दीप तेज निकला। वो उसके पास आया और उसके कंधों पर पकड़ते हुए बोला, बोलो शिवी, तुम जानती थी ना कि पीहू ने सम्राट से शादी कर ली है? शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सर हिलाया। दीप जोर से चिल्लाया, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों कहती नहीं कि पीहू कमरे में बंद है? तुम तो जानती हो ना सम्राट कैसा इंसान है, फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। क्यों शिवी?
जवाब दो, उसने कहा और पीहू को धक्का दे दिया। शिवी पीछे लड़खड़ा गई, उसके सहारे के लिए टेबल को पकड़ लिया। उसे दीप के गुस्से से बहुत डर लग रहा था, फिर भी उसके कहने की कोशिश की। दीप, मेरी बात सुनो, मुझसे पीहू ने। दीप बीच में चिल्लाया, चुप, एकदम चुप, मैं किसी की सफाई नहीं सुनना चाहता, उसने कहा और घर से बाहर निकल गया। सुबह के 7 बज रहे थे। सोना और अंश आराम से सो रहे थे। अंश ने सोना को बैक हक किया हुआ था और सोना का सर उसके बाजू पर थी। रात में बारिश होने की वजह से मौसम बहुत रोमांटिक था। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ से अंश की नींद खुली। उसने देखा सोना उसके पास ही है। उसने उसके बालों पर किस किया और अपने हाथ को उसके सर के नीचे से सरका कर उठा लिया। उसने अपने हाथ और गले को झटका दिया, क्योंकि रात भर एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसका गला और हाथ अकड़ गए थे। वो खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर आ गया। सुबह की हल्की धूप खिली थी। अंश ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए सुबह की धूप में उसका शरीर दमक रहा था। वो आसपास देखने लगा ताकि कोई रास्ता दिख जाए, और बहुत जल्दी उसे कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके हाथ में गन थी। वे लोग लोकल पुलिस लग रहे थे। अंश जल्दी से झोपड़ी में वापस लौटा। उसने देखा सोना अभी भी सो रही है। वो उसके गल को थपथपाते हुए बोला, सोना उठो, हमें यहाँ से जाना है। उसने देखा सोना की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई हैं। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और वो खुद में सिकुड़ी हुई थी। उसने उसके माथे को छूकर देखा। ओह शिट, इसे तो